हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके ऊपर हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने हैं, सारे न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं, बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हमें डिस्कस करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। आप सबने पढ़ा हुआ है, इट इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सबका पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस जनरली 2a लेके चलते हैं, पता है आप लोगों को। तो पेयर ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस पता है। इसके ऊपर कोई देखा जाए तो नेट चार्ज क्या होता है, 0। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है स्मॉल p। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्टेंस के अलोंग होती है। दूसरी बात, P इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, मींस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, हालांकि हम लोग पीछे कर चुके हैं, फिर भी तो इस टाइप से पॉजिटिव से नेगेटिव याद आ रहा है, हम लोगों ने ड्रॉ की थी। इसी टाइप से यहाँ से निकाल दो दो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं और ले सकते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, वही छोटी छोटी बातें। अब बेसिक फंडा पता लग गया। अब बात आती है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करें। तो देखो इजी सवाल है, बोर्ड में नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको दे दूं क्यू दे दिया, डिस्टेंस दे दी, कर दो, नहीं। इस टाइप एक सवाल बोर्ड में आया हुआ है। क्या बोर्ड में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, टू चार्जेज 2.5 10⁻⁻7 कूलाम एंड -2.5 10⁻⁻7 कूलाम are placed at 0 0 -15 centimeter and 0 0 15 centimeter along z-axis. Find net dipole moment and net charge on dipole. नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, नेट चार्ज। तो सबसे पहले ये देखो, ये मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये आपकी जेड एक्सिस है, हो गई। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो माइनस का 15, ये प्लस का 15, तो टोटल डिस्टेंस देखी जाए तो 30 सेंटीमीटर हो गई ना। तो ये चार्ज माइनस का 2.5, ये प्लस का 2.5 हो गया, दो चार्ज डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर चार्ज इनटू में टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर बना दो, बन गए। तो ये हो गया 25 या 75 -9 Q इंटू 2a कूलाम मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। डाइपोल की यूनिट वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल, यूनिट कूलाम मीटर, क्योंकि Q इंटू में डिस्टेंस, इसकी कूलाम इसकी मीटर। ठीक है, पता है आपको। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करें तो 7.5 10⁻⁻8, ठीक है ना, कूलाम मीटर। तो इस टाइप से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। और आपसे पूछा जाए नेट चार्ज, तो नेट चार्ज आपको बताया था क्या होता है, 0। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है, ओके। ठीक है भाई, हम कर सकते हैं, ऐसा सवाल आ जाएगा तो। आया हुआ सवाल है 2-3 बार बोर्ड में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या, बच्चे डिस्टेंस में कर देते हैं 15 -15, तो बच्चे 30 नहीं, टोटल डिस्टेंस लेनी दोनों चार्ज के बीच की, और एक्सिस का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेट डाइपोल मोमेंट के ऊपर। कैसे, एक बार क्वेश्चन आ गया था, डायग्राम दे दिया, -2q चार्ज, यहाँ +q, और एक चार्ज यहाँ रख दिया +q। ठीक है, और
डिस्टेंस दे दी यहाँ पे r, यहाँ पे भी r। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। तो बेटा इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले सोचो, -2q चार्ज है, इसको -q और -q ऐसे कर दें। -q से +q एक डाइपोल, -q से +q एक डाइपोल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक डाइपोल P, दूसरा डाइपोल P। तो क्या ये दो वेक्टर मिल गए आपको एक ही जगह, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं इस टाइप से, P डैश। तो दो वेक्टर जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू R, Q इंटू डिस्टेंस, 2 एक जगह आ रहा है यहाँ पे। तो नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये सारा 0, p² + p² 2p² √2p। p नेट कितना आ गया बेटा, √2p। आई थिंक बात समझ में आ गई, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस है, अवॉइड करो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए नेट डाइपोल कितने एंगल पे, तो समझ में आ रहा होगा पैरेललोग्राम लो लग रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। मान लो ये एंगल मैं मान लूँ फाई, तो यहाँ से कैसे निकलेगी डायरेक्शन, tan फाई। tan फाई क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। फॉर्मूला याद है, तो a ये मान लिया b, जहाँ पे एंगल वो a, तो b sin 90, a + b cos 90, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 है। तो p sin 90 1, p cos 90 0, p/p 1। तो यहाँ देखा जाए tan फाई 1, तो tan फाई 1 कौन से एंगल पे होता है, बोलो बोलो, 0 नहीं 45। तो फाई कितना आ गया, 45 डिग्री। आई थिंक बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम के सवाल हैं तो कुछ नहीं करना, दो वेक्टर मिल जाए, पैरेललोग्राम लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ऐसा सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव में CBSE में आ सकता है, क्योंकि CBSE में कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के डाल देते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। अब 90 की जगह यहाँ पे एंगल 60 कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही -2q चार्ज +q, ये +q, 60 डिग्री एंगल दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से कर सकते हो। वही डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, QR, और नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, देखो ये P, ये भी P 60, ऐसे करके पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये आपका रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम प्लस होने बढ़ा हुआ है, तो इस बार दोनों में एंगल 90 की जगह 60 है। ट्राई करो, सॉल्व करो, ठीक है, अपने आप ट्राई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ओके, ये थी बेसिक बातें। अब दो डाइपोल को लेके एक बार सवाल बोर्ड में आ गया था CBSE में। क्या सवाल आ गया था, टू डाइपोल्स या टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो इधर अलोंग द लाइन AB एंड CD, सुनना ध्यान से, -q + q, ये हो गया AB। एक डाइपोल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है CD, ठीक है भाई, -q + q, और दोनों में एंगल दिया हुआ है किसमें, इसमें और इसमें, 120 डिग्री। कैसे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, और ये दिया हुआ है 120। x एक्सिस y एक्सिस मान सकते हैं ऐसे। तो टू डाइपोल्स ऑफ आइडेंटिकल डाइपोल मोमेंट आर प्लेस अलोंग द एक्सिस xy एट एंगल 120 डिग्री। हो गया सवाल। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ये भी ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड along x axis, find torque on system। सिस्टम का मतलब इन दोनों डाइपोल का जो नेट आएगा वो। अब करें क्या इस सवाल में, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा।
सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखें ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो ये डायपोल पी, ये माइनस क्यू प्लस क्यू ये डायपोल पी, तो एक डायपोल ऊपर एक डायपोल नीचे, ऐसे बना सकता हूँ मैं पी, सॉरी एक डायपोल तो ये ऐसे पी, दूसरा डायपोल कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, और दोनों में एंगल कितना है 120। बात समझ में आ रही है? इस टाइप से बन रहा है ना, ठीक है। अब दोनों में एंगल 120 है तो पी नेट, सबसे पहले बात पी कितना है क्यू इंटू में। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए डिस्टेंस, ये ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस ए गिवन है, ये भी ए गिवन है, ये भी ए गिवन है और ये भी ए गिवन है, तो Q इंटू में 2a हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब नेट डायपोल मोमेंट, टोटल जो एंगल है दोनों में वो 120 डिग्री है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, पी स्केयर प्लस 2p cos 120। बोलो, तो पी नेट क्या हो गया भाई, पी स्केयर प्लस 2p स्केयर cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पी स्केयर माइनस का हो गया तो इस पी स्केयर से ये कट गया, वही पी, तो पी नेट जो आया, जो नेट डायपोल मोमेंट आया वो ईच डायपोल के बराबर आ गया, इसका पी था इसका पी था तो उसके बराबर आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, डायपोल के बराबर हो गया पी नेट। अब ये देखो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल सबसे पहले निकालना है। मान लो जो रिजल्टेंट डायपोल है वो फाई एंगल बनाता है, तो tan फाई क्या होता है, बी साइन थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, तो ए और बी दोनों पी है, एंगल 120 है। तो देखो जरा, पी साइन 120, साइन 120 1/2 होता है या √3/2 होता है, देखो साइन 120 को लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 60 √3/2। बात समझ में आ गई? तो ये आ गया √3/2, पी प्लस पी कोस 120 माइनस 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ से क्या किया जाए, P कॉमन ले लिया जाए, 1 प्लस, देखो P कॉमन लेंगे 1 प्लस ये आ जाएगा, P से P कैंसिल, तो देखो √3/2, 1 माइनस 1/2 ये कैंसिल, tan फाई कितना आ गया √3, कौन से एंगल पे होता है √3, 60। तो मुझे पता लग गया कि नेट डायपोल जो आने वाला है वो 60 डिग्री पे आने वाला है, P नेट। ये बात भी समझ में आ गई? बोलो भाई, पैरेललोग्राम से नेट आएगा, उसका फॉर्मूला होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। a वो होता है जिसके साथ एंगल होता है, तो tan फाई जिसके साथ लूँगा मैं वो a, तो ये b, यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे पता लग गया एंगल वगैरह कहाँ पे क्या आएगा। अब ये कह रहा टॉर्क बताओ, तो ये नेट डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो पी ई, आपको पता है टॉर्क, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है, पी ई साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ देखो टाउ, पी का पी है, ई का ई है, साइन पी और ई में एंगल 60 है, साइन 60 क्या होता है √3/2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, यहाँ पे हमने लिया था एक डायपोल ये, एक डायपोल ये, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आया था। ठीक है, इस रिजल्टेंट का हमने एंगल निकाला था, एक सेकंड, ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी, जल्दबाजी कर गए। पी नेट तो यहीं आएगा, पी नेट तो यहीं आएगा, लेकिन 60 ये नहीं आएगा। क्यों? एक डायपोल ये था, दूसरा डायपोल ये था, हालांकि दोनों डायपोल सेम है, तो फाई एंगल कितना है 60। अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ
तो ये तो 90 से ज़्यादा दिख रहा है आपको, समझ गए। तो ये वाला एंगल 60 है, तो tan फाई वाला एंगल ये लेना है, ये तो बड़ा हो जाएगा ना क्योंकि ये पूरा 90 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल क्या होगा 60, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वाला एंगल मैंने 60 मान लिया, मैंने पहला वेक्टर ये मान लिया, दूसरा वेक्टर ये मान लिया। ठीक है, तो डायग्राम क्या बनेगा, ये एक डायपोल ये, दूसरा डायपोल ये, इस टाइप से बनेगा ये ऐसे। ठीक है, रिजल्टेंट ये आएगा इस टाइप से, और रिजल्टेंट ये तो पहला वेक्टर ये, दूसरा ये, तो फर्स्ट के साथ ये एंगल 60 बन जाएगा फाई। क्लियर, टोटल 120 था तो ये भी 60 बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो फाई अगर 60 है तो ये पूरा कितना होता है 90, ये पूरा 90 है तो ये कितना आया 30। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? थोड़ा सा हमने गलती से यहाँ बना दिया था क्योंकि मैंने मान लिया था कि ये डायपोल है, डायपोल ये नहीं है, डायपोल तो ये और ये है, तो डायपोल और रिजल्टेंट के बीच में एंगल आएगा 60, ये आ गया 30। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, तो P का P, E का E साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन P नेट एंड E30, ये आ गया PE/2। बोर्ड में CBSE में आया हुआ सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, नेट P निकालो, एंगल निकालो। एंगल जो होता है वो रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच में आएगा, या तो इसका या इसका, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ले सकते हो आप। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसका लोगे अच्छे से फीलिंग है कि ये 90 बन रहा है तो ये 30 हो जाएगा अपने आप। ठीक है भाई, तो ये सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से डायपोल के ऊपर किस टाइप से सवाल बनेंगे ये भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो, टॉर्क ऑन डायपोल, जब एक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ये डायपोल है इधर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसका फॉर्मूला आता है पी ई साइन थीटा, सबको पता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी ई, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिखते हैं, टाउ की जो डायरेक्शन है वो पी और ई का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल, इससे बताते हैं कैसे। ये पी ऐसे, तो पी की तरफ फिंगर रखो, ई की तरफ घुमाओ, पी क्रॉस ई कहाँ जा रहा है अंदर, तो टाउ हम इस टाइप से निकाल सकते हैं अंदर। बात समझ में आ गई? पहले का पढ़ा हुआ जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल से हम ये निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है एक बार, क्या, ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टॉर्क इज 0, टॉर्क मैक्सिमम एंड हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क 0, टॉर्क मैक्सिमम एंड टॉर्क इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो लाइनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये डायपोल है तो ये हो गया डायपोल, तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा 0, टाउ पी ई साइन 0 हो गया। इसी टाइप से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, एक से काम चल जाएगा, तो ये कितना है 90 डिग्री, तो टाउ पी ई साइन 90, टाउ पी ई मैक्सिमम। तो जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो 0, परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछे हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है पीई, इसका हाफ क्या होगा PE/2, तो बटे में 2 कब होए, जब साइन में एंगल कितना हो 30, साइन 30 1/2। तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल 30, तो टाउ क्या हो गया PE साइन 30, साइन 30 1/2। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ओके, बहुत आसान सवाल है, इस टाइप से आए हुए हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, हमें गलती नहीं करनी है, हमें छोड़ के नहीं आना है। कंसेप्ट को अगर पकड़ लिया, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये भी आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन आ जाए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल of length 4 centimeter is placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में,
एट 60 डिग्री, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री पे है, एंड एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, टाउ होता है पीई, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ पीई साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूटन मीटर। क्यों भाई, टाउ वैसे पीई होता है सोल्यूशन, लेकिन आपको पता है टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो आर या मीटर, एफ न्यूटन, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है भाई, फाइंड डाइपोल मोमेंट P इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये सवाल आपको दिया हुआ है, तो क्या करें, टॉर्क दे रखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ 4√3 है, P निकालना है, E 5×10⁴ और साइन दे रखा है 60। हो गया सॉल्व, 5×10⁴ P साइन 60 √3/2, 4√3 से √3 कैंसिल, अच्छा 2 इधर ले आओ, 8/5 10⁻⁻⁴ P, ये आ गया। और सिंप्लीफाई करें तो P इक्वल टू 5 एकम 5 3 1.6 10⁻⁻⁴ कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट ये आ जाएगा। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आ जाओ, सीबीएसई में आया हुआ है। सिंपल सवाल है, इस टाइप के सवाल सीबीएसई में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इस सवाल में थोड़ा घुमा रखा था, सीधा आ जाए। देखो, अ डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड चार्ज प्लस माइनस 2 चार्ज होंगे, 3×10⁻⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम एट 30 डिग्री। फाइंड टॉर्क ऑन इट। इसके ऊपर कितना टॉर्क आएगा ये बताओ। देखो, टाउ का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, ई पता है, थीटा पता है, लेकिन पी तो नहीं पता, पी निकालो। पी क्या होता है, क्यू इन 2 में 2 है। क्यू कितना दे रखा है, 3×10⁻⁻⁶ और 2 है कितना है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर, तो 4×3 = 12 10⁻⁻⁸। तो किसी सवाल में P डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू P 12 10⁻⁸ E 5×10⁴ साइन 30, तो 12 5 60 10⁻⁻⁴ 1/2 30 3×10⁻³ न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन आपको आती है, जस्ट इस सवाल में फॉर्मूला अप्लाई करना था, P डायरेक्ट गिवन नहीं था, हमें निकालना पड़ेगा, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये सवाल भी हम लोग कर सकते हैं डाइपोल का। बाकी इसके डेरिवेशन तो आपको आते ही, आप कर सकते हैं। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क सब आते हैं। कंसेप्चुअल करने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल्स के लिए वीडियो बनाने शुरू किया ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos θ2 - cos θ1। θ1 इज द इनिशियल एंगल ऑफ डाइपोल, θ2 फाइनल एंगल, इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल, और P और E गिवन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पे इफ θ1 = 90 डिग्री, θ2 = θ, तो U बन जाएगा -PE cos θ - cos 90, जो कि 0 होता है।
तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है माइनस पी ई कोस थीटा। बात समझ में आ गई। u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में। सबसे पहली बात आती है कि इसको ऐसे क्यों लिख दिया। अगर हम देखें एग्जाम में कैसे अटेंड करना है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दें ए डाइपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रोटेटेड बाय एंगल 60 डिग्री, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो सीधा ये यूज करना है आपको। ठीक है, क्यों? जब भी किसी बॉडी की शुरुआत होती है, किसी चीज़ की शुरुआत होती है, तो वो मिनिमम वैल्यू से होती है। तो जब ये सिचुएशन होती है तो इस केस में इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, मिनिमम है। ठीक है, अब ये मान चलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाइपोल, पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ओके। लेकिन अगर दोनों एंगल दे रखे हो तो हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले देखो, हमारे पास था u इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, तो इफ थीटा इक्वल टू 0 माइनस पी ई कोस 0 1, इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, u इक्वल टू माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 माइनस 1 होता है तो प्लस का पी ई। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये कब होगा? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। दिखाई दे रहा है आपको? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा तब। तो इसका मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और अपोजिट है तो मैक्सिमम है। मिनिमम पोटेंशियल जो कंडीशन है इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये मैक्सिमम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। ओके, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है। एक ही नंबर के सवाल बन सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल 0 होता है, अनस्टेबल में 180 होता है। अब क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को घुमाया जाता है तो वर्क डन होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी होती है। वही फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, वर्क बोलो, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब इसके ऊपर सवाल आ जाए, क्या आ जाए? कैलकुलेट वर्क डन व्हेन ए डाइपोल ऑफ मोमेंट प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is rotated from its stable equilibrium position to unstable equilibrium position। स्टेबल से अनस्टेबल घुमा दिया, तो स्टेबल के लिए थीटा 0, अनस्टेबल के लिए थीटा 180। तो फाइंड वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा? माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, थीटा 1 0 है, तो ये कितना हो गया? -2 कोस 180 -1 ये रहा -2 प्लस का 4, वर्क डन कितना आ गया? 4 जूल। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का सवाल आ जाए। इसी क्वेश्चन में मान लो घुमा दें, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस केस में थीटा 1 तो 0 है, थीटा 2 कितना हो गया? 60। सोल्व कर दो, फॉर्मूला वही है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ जाए, ए डाइपोल इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री ओनली। सिर्फ ये दिया हुआ है 60 डिग्री से रोटेट किया, कहाँ से, किस सिचुएशन से रोटेट किया नहीं दे रखा। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस पी ई कोस थीटा। तो माइनस पी का पी, ई का ई, कोस 60 1/2। आई थिंक बात समझ में आ गई। इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, जहाँ कुछ सिचुएशन ही सिर्फ एंगल है तो हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर सवाल बन जाए तो हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर
इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया 60 डिग्री पे, ठीक है। एक्सपीरियंस टॉर्क √3 जो पहले आया था, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट हैज चार्ज ±8 नैनोकूलम। तो आपको सवाल दे रखा है, डाइपोल मोमेंट की लेंथ दे रखी है, चार्ज दे रखा है, टॉर्क दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री पे। मैंने कहा मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल 60 डिग्री पे, टॉर्क दिया हुआ है। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, टाउ है 4√3, PE को छोड़ दो, sin 60 √3/2 कैंसिल। PE की वैल्यू कितनी आ गई? 8। बात समझ में आ गई। हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -PE cos थीटा। क्यों भाई? क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, कहाँ से घुमाया क्या घुमाया, नहीं ना। तो U इक्वल टू -PE कितना है? 8 cos 60 पे है, 60 डिग्री पे, तो -8 cos 60 1/2, तो U आ गया -4 जूल, U आ गया -4 जूल। तो ये मेरा आंसर इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी का सवाल इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात और बचती है यहाँ पे, वो क्या? अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, आ सकता है, घुमा के दे देते हैं कभी कभी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जब लाइनें पास है तो स्ट्रॉन्ग है, दूर जा रही है तो डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे E प्लस में DE है, ये डिस्टेंस क्या मान लें? DR। चार्ज -Q + Q, डाइपोल ले लिया। एक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे वेरिएबल में, यहाँ से यहाँ तक कितना फील्ड, यहाँ से यहाँ तक कितना फील्ड चेंज हुआ? DE, ठीक है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? QE, फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल रीजन में। तो F इक्वल टू, समझाने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में सीधा करेंगे, F इक्वल टू QE, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड DE। अगर मैं यहाँ पे DR से मल्टीप्लाई कर दूँ और DE से डिवाइड कर दूँ, DR से, तो ये डिस्टेंस DR है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है? डाइपोल, और ये हो गया DE/DR, फोर्स आ गया। तो फोर्स ऑन डाइपोल, दिस इज फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कर लेना इस चीज को। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ये लिखा जाएगा P.DE/DR, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इफ P इज पैरेलल टू E, टॉर्क 0। कंडीशन वही पहले वाली है, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो टॉर्क क्या होगा? 0, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला याद करना है और ये चीज़ याद करनी है। इसके ऊपर सवाल एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं करवा देता हूँ, आ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी कई बार घुमा देते हैं CBSE में। तो देखो, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज अलोंग Z एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो रही है एट द रेट, किस रेट से? 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। 1 मीटर में इतना चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? DE/DR 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये हो गया, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। What are
फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलम मीटर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो रहा है, डाइपोल ये जेड एक्सिस है, तो DE/DR इस साइड है और डाइपोल इस साइड है, तो एंगल कितना हो गया 180। सबसे पहले टॉर्क की बात कर लें, टॉर्क हो गया PE cos 180 टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। मैं कंफ्यूज हो गया, साइन 180 क्या होता है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होते हैं, टॉर्क तो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। बात आती है फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स होता है PDE/DR होता है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म भी होती है इस टाइप से, या मैं इसको सीधा लिख दूं टाउ PE cos थीटा। सुनो P कितना दे रखा है 10⁻⁻7, DE/DR 10⁻5, cos 180। cos 180 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही अपोजिट, तो ये आ गया 10⁻2 और ये माइनस साइन, तो फोर्स आ गया माइनस का 10⁻⁻2 न्यूटन। माइनस साइन क्यों आया समझ में आ गया? क्योंकि डायरेक्ट है। कुछ बच्चे क्या डायरेक्ट याद कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, PDE/DR। नहीं भाई, PDE/DR cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्वेश्चन बन सकते हैं सीधा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस फॉर्मूला, एंगल ध्यान रखो, टॉर्क 0 हो ही जाता है, ठीक है बेटा। तो टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आज जो सवाल हमने डिस्कस किया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं के अंदर से घूम के आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा नई नई लैंग्वेज मिलेगी आपको। सवाल वही होते हैं, प्रैक्टिस एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे पीछे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएं। क्योंकि हमने कंप्लीट प्लस 2 की रिवीजन सीरीज का वीडियो उठाया इस बार, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। तो बने रहिए, आपका अपना चैनल। थैंक यू।